विद्यार्थियों, आज हम नृत्य की कुछ शैलियों की चर्चा करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। नृत्य यानी आनंद की चरम अवस्था का नाम है नृत्य। जब मनुष्य अपनी मन की प्रसन्नता को, जब बहुत उसको खुशी मिल जाती है और वो किसी भी अन्य माध्यम से इस खुशी को व्यक्त नहीं कर पाता है, तो वो प्रसन्नता से नाचने लगता है। इस तरह से देखा जाए तो मनुष्य की जो ये आमोदात्मक मूल प्रवृत्ति है, इसने ही नृत्य कला को जन्म दिया है। क्योंकि इस तरह से हम मान सकते हैं कि जब प्राचीन काल में जब मनुष्य जंगलों में रहता था, तो वो शिकार करता था, खेत के लिए जाता था, और जब कोई वो बहुत बड़ा शिकार मुझे मिल जाता था तो वो खुशी में वो सारे सदस्य जो थे वो आग के चारों ओर गोल घेरा बना के नाचने लगते थे। आग के इर्द गिर्द घूम घूम के वो लोग नाचते थे। तो इस प्रकार जो उसके ये उमंग से जो ये थिरकने की प्रक्रिया है, इसी ने धीरे धीरे नृत्य कला के रूप में ये विकसित होती गई। और अब देखा जाए तो पूजा है, विवाह है, पुत्र जन्म है आदि, इस तरह के विभिन्न जो अवसर होते हैं, उस जितने भी मतलब खुशी के मौके होते हैं, उस पर ये व्यक्ति अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए नृत्य का सहारा लेता है। तो संसार के सभी देशों में इसी प्रकार नृत्य कला का जन्म हुआ है और धीरे धीरे ये कला जो है परवान चढ़ती रही है। अत्यंत प्राचीन काल से ही नृत्य को दो श्रेणियों में माना गया है, एक मार्गी संगी, एक मार्गी नृत्य और दूसरा देसी। और इनको ही हम आजकल देखा जाए तो शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य कह सकते हैं। तो प्रमुख हमारी जो शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ हैं, उसमें कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, इस तरह की नृत्य शैलियाँ जो है आती हैं। तो आज हम सबसे पहले कथक नृत्य की चर्चा करेंगे। कथक भारत के जो प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्यों की जो श्रृंखला है, उसमें कथक का एक अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि उत्तर भारत का एक सर्वाधिक लोकप्रिय और सर्वाधिक जो प्रचलित लोकप्रिय नृत्य शैली है कथक। वस्तुतः देखा जाए तो अपने संपूर्ण व्यक्तित्व बोध के लिए कथक शब्द पर ही ये अवलंबित है, यानी कथक। कथक यानी इसके आप देखें तो इसमें तीन विशेषताएं नज़र आती हैं: कथा, अभिनय और उपदेश। यदि इन तीन विशेषताओं को हम संयुक्त रूप से ग्रहण किया जाए तो कथक का एक शब्द का एक संपूर्ण व्यक्तित्व सामने आएगा। अर्थात कथक वह व्यक्ति विशेष है जो लोकोपदेश के लिए अभिनय के माध्यम से कथा को प्रस्तुत करे। संस्कृत में हम कथक का पर्यायवाची एक कुशीलव शब्द भी हमें प्रारंभ में मिलता है। कथक की जो परंपरा है, आप देखिए कि प्राचीन काल में वैष्णव मंदिरों में इन कथिकों की, जो कथक कहलाते थे, उनकी नियुक्ति की जाती थी। और ये लोग देवदासियों को नृत्य की शिक्षा प्रदान करने के अतिरिक्त स्वयं भी गाकर अभिनय करते हुए पौराणिक कथाओं को प्रस्तुत करते थे। 13वीं शताब्दी के बाद जब इस्लामी सत्ता ने प्रवेश किया तो उसका बहुत कुछ असर हमारी भारतीय संस्कृति, सभ्यता, सब चीज़ों पर पड़ा, और ख़ास तौर पर संगीत में उसका सर्वाधिक प्रभाव कथक नृत्य पे तो बहुत पड़ा। क्योंकि अभी तक कथक नृत्य जो था उसका वो ये आध्यात्मिक रूप इसमें प्रबल था, लेकिन ये इस्लामी प्रवेश होने के कारण इसका अध्यात्म का स्थान जो है धीरे धीरे ये उसका एक तरह से संध्या काल था, यानी उसमें अध्यात्म तो कम होता चला गया। क्योंकि अभी तक जो
मंदिरों की चीज़ थी, वो धीरे 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 वो दरबारों में पहुंच गई। अब चूँकि दरबार में पहुंच गई तो वो राजाओं की इच्छाओं और उनको खुश करने के लिए बंदिशों की रचनाएं होने लगी, और तो इसलिए नृत्य का उसका रूप जो है वो बिल्कुल परिवर्तित हो गया। अब जो भी चरण भट्ट और ये कथक ये लोग जो थे वो सब राजाओं की स्तुति करने के हिसाब से रचनाएं करने लगे, अपने आश्रयदाताओं की स्तुति करने लगे, इसलिए उसका आध्यात्मिक रूप तो लुप्त हो गया और उसका ये एक अलग सा रूप जो है सामने आया। अब इस कारण ये धीरे धीरे ये राजाश्रय ने इन्हें वेश्याओं तक पहुंचा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप इसमें चारित्रिक दोष भी उत्पन्न होने लगे और इसमें साधना व सृजन का पक्ष इसमें प्रायः कमज़ोर हो गया। इसी युग में आप देखें तो उस समय फिर ये घरानेदार की परंपरा जो है, प्रथा जो है, उसका प्रादुर्भाव हुआ। तो हिंदू राजाओं के दरबारी कथकों की जो परंपरा थी उसको जयपुर घराना, और मुस्लिम दरबारों की जो नृत्य परंपरा थी उसने लखनऊ घराने की नींव डाली। तो आज कथक का हमें जो भी स्वरूप दृष्टिगोचर होता है वो विगत इन 2-3 वर्षों में इन्हीं दरबारी जो कथक थे उसी का विकसित रूप है। क्योंकि जैसे आज जो हमें वर्तमान रूप देखा है तो आज फिर समय परिवर्तन के हिसाब से आज फिर इसमें संभ्रांत लोगों ने इसका जब बीड़ा उठाया तो आज इसकी स्थिति बहुत अलग हो गई है और आज पुनः कथक जो है अपने उस पुराने रूप में जो है हमें नज़र आता है। कथक नृत्य अपनी प्रस्तुतिकरण में जितना स्वतंत्र है उसमें कदाचित ऐसी कोई भी नृत्य शैली उतनी स्वतंत्र नहीं मानी जाती। प्रत्येक कथक नर्तक अपने अलग अलग अंदाज में नृत्य को प्रारंभ करता है और अपनी रुचि के अनुसार उसमें उसका संयोजन करता है, उसकी प्रस्तुति प्रस्तुत करता है। और देखा जाए तो कथक नृत्य का प्रदर्शन वैसे मूल रूप से 2 भागों में बटा हुआ है, एक तो उसका नृत्य पक्ष और दूसरा उसका भाव पक्ष। यानी नृत्य पक्ष जिसमें कि उसके टेक्निकल पोर्शन आता है, यानी उसके ठाट, आमद, तोड़े, टुकड़े, परन, तत्कार का प्रस्तुतिकरण सामान्यतः किया जाता है, और दूसरा उसका जिसमें कि भावों का यानी अलग अलग कथाओं को लेके उसका प्रस्तुतिकरण होता है। और इसकी एक विशेषता कथक नृत्य की यह है कि यूँ तो नृत्य में घुंघरू एक आवश्यक है, लेकिन अन्य नृत्य शैलियों में घुंघरू का जो प्रयोग उतना नहीं होता जिसका वास्तविक प्रयोग हम कथक में देखा जाता है। और असंख्य भ्रमरियों यानी चक्कर वो भी जो है वो कथक नृत्य की एक खासियत है, जिसमें अलग अलग भ्रमरी, उसको भ्रमरी बोलते हैं, भ्रमरी या चक्री, उसके अनेक प्रकार हैं, जैसे चक्री, अर्धचक्री, विपरीत चक्री। तो इस तरह से यानी एक तो नृत्य पक्ष है और दूसरा भाव पक्ष। तो भाव पक्ष के अंतर्गत अभिनय या भाव प्रदर्शन के अंतर्गत गत निकास, गत की चाल, गत भाव, कवित और ठुमरी आदि पर जो है और पद पे जो है अभिनय प्रस्तुत किया जाता है। गत निकास में पलटा लेके एक ही भाव को चाल के साथ प्रस्तुत करते हैं, जबकि गत भाव में नर्तक विभिन्न भावों को अभिनीत करता है और एक कथा को, पूरी कहानी को प्रस्तुत करता है। और ठुमरी भाव या पदाभिनय में नर्तक या नर्तकी जो है वो किसी ठुमरी या दादरा या भजन उसके शब्दों पर उसके द्वारा अपनी भाव भंगिमाओं के द्वारा उसमें भाव प्रस्तुत करता है। और कथक नृत्य की वेशभूषा भी मुगलकालीन दरबारों के इसमें प्रभाव रहा, तो इसलिए पुरुष इसमें कुर्ता, चूड़ीदार पैजामा, अंगरखा, टोपी इस तरह के पहनते हैं और कमर में दुपट्टा बांधते हैं और सिर पर साफा या टोपी लगा लेते हैं। और स्त्रियों की वेशभूषा भी जो है वो
हमें मुख्यतः देखी जाती है तो साड़ी, दूसरा लहंगा चोली, और तीसरा लखनवी मुग़ल अंदाज में चूड़ीदार पैजामा, घेरदार फ्रॉक और अंगरखा और दुपट्टा, जिसको पेशवाज भी कहा जाता है, इस तरह से लेते हैं। और गले और कान में, हाथों में आभूषण उसी के जो ड्रेस रहती है, यानी जो वेशभूषा रहती है, उसी से मिलती जुलती आभूषणों का प्रयोग उसमें किया जाता है। अच्छा, वाद्य वृंद के हिसाब से कथक नृत्य में वाद्य वृंद सीमित होता है, यानी इसमें कि इसके साथ संगत के लिए तबला और लहरा देने के लिए हारमोनियम या सारंगी, और आजकल जो और पखावज, ताल के लिए पखावज, सारंगी, बस इनका प्रयोग होता है। और कई बार थोड़ा सा और उसमें और खूबसूरती लाने के लिए आजकल सितार, बांसुरी, इस तरह के वाद्यों का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन फिर भी इसका ऑर्केस्ट्रा वाद्य जो इसमें संगत होती है वो में कम रहता है। तो इसलिए कथक संपूर्ण उत्तर भारत के प्रतिनिधि शास्त्रीय नृत्य शैली है, और इसके मूर्धन्य कलाकारों में पंडित अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, दमयंती जोशी, सितारा देवी जी, गोपी कृष्ण जी, ये बहुत ऐसे नाम हैं। और वर्तमान समय में तो बिरजू महाराज जी कथक का पर्याय ही माने जाते हैं। इस तरह से ये नृत्य शैली उत्तर भारत की एक बहुत ही प्रचलित नृत्य शैली है। थैंक यू।